नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अननोन डायमेंशन पर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक गुजारिश है। अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका साथ ही हमारी असली हिम्मत है। मेरा नाम आर्यन मिश्रा है, उम्र 28 साल। मैं एक साधारण इंसान हूं, बैंक में काम करता हूं। जिंदगी हमेशा सीधी सादी रही। किताबें पढ़ना, काम पर जाना, घर लौटना, यही मेरा संसार था। मगर पिछले 3 महीने में मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। बदल इसलिए गई क्योंकि मेरी शादी हो गई अंजलि से। अंजलि, उसका नाम लेते ही दिल में एक अजीब सी मिठास उतर आती है। वो सुंदर है, मगर उसकी सुंदरता सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं है। उसका स्वभाव, उसकी हंसी, उसका बोलने का ढंग, सब कुछ मन को मोह लेता है। हमारी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। गांव के मंदिर में मंत्रों के बीच, परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में हमने 7 फेरे लिए थे। शादी के बाद के शुरुआती दिन सपनों जैसे थे। सुबह वो मेरे लिए चाय बनाती और मैं उसे अखबार पढ़कर सुनाता। हम साथ में बाजार जाते, जरूरत का सामान खरीदते, रात को छत पर बैठकर तारों को देखते। कभी कभी उसकी मुस्कान में मुझे ऐसा लगता जैसे वो कोई पुरानी कहानी सुनाना चाहती हो, मगर रुक जाती हो। मैंने कभी उसकी पिछली जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं पूछा। उसका अतीत मेरे लिए रहस्य था। बस इतना जानता था कि वो शहर के एक स्कूल में पढ़ाती थी और उसका परिवार उसे बहुत प्यार करता था। पहला महीना बहुत ही सुखद बीता। घर के कोने कोने में उसकी खुशबू बस गई थी। वो मेरे जीवन की वो रोशनी थी जो मुझे हमेशा चाहिए थी। एक शाम की बात है, हम दोनों छत पर बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी, आसमान में चांद पूरा था। अंजलि ने अचानक कहा, कभी कभी लगता है कि कोई हमें देख रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा भ्रम है, यहां हमारा कौन होगा। वो चुप हो गई। उसकी आंखों में अजीब सा डर था, मगर उसने बात आगे नहीं बढ़ाई। उस रात जब हम सोने गए, मैंने पहली बार अंजलि के चेहरे पर बेचैनी देखी। वो करवटें बदलती रही। मैंने पूछा भी, मगर उसने कहा, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही। अगले दिन रविवार था। हम मंदिर गए। वहां पंडित जी ने मुझे देखते ही कहा, तुम्हारे घर के आसपास भारी हवा है बेटा, ध्यान रखना। मैंने हंसकर टाल दिया। मुझे ऐसे बातों पर यकीन नहीं था। रात को घर लौटते समय रास्ते में एक सुनसान मोड़ आता है। हमेशा वहां हल्की सी ठंडक रहती है, मगर उस रात वो ठंडक बहुत तेज थी, जैसे कोई बर्फीली हवा चल रही हो। अंजलि ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। आर्यन, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे अपनी ओर खींचा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। हम जल्दी जल्दी घर पहुंचे। घर पहुंचते ही अंजलि ने कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने फिर वही कहा, तुम्हारा भ्रम है, मगर दिल में हल्की सी सनसनाहट दौड़ गई थी। दिन यूं ही बीतते रहे, मगर अंजलि के चेहरे की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। वो अक्सर खिड़की से बाहर देखती रहती, कभी किसी को पुकारती हुई सी लगती, कभी अपने बालों को अनजाने में सहलाती रहती, जैसे कोई और उसके बालों में हाथ फेर रहा हो। एक दिन सुबह सुबह मैं उठा तो देखा वो आंगन में खड़ी थी। धूप निकली भी नहीं थी। वो किसी बिंदु को देख रही थी। मैंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक गई। अंजलि, यहां क्यों खड़ी हो। कुछ नहीं, बस नींद खुल गई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। मेरे मन में सवाल उठने लगे, क्या वह किसी परेशानी में है, क्या उसे कोई डर है। उस रात मैंने सपना देखा। सपने में मैंने देखा कि एक आदमी खड़ा है, चेहरा धुंधला मगर आंखें लाल। वो हमारे कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा था और अंजलि को घूर रहा था। मैं चीखना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। तभी वो आदमी गायब हो गया। मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा अंजलि गहरी नींद में थी, मगर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो किसी से बात कर रही हो। अगले दिन मैंने उसे इस बारे में बताना चाहा, मगर फिर सोचा
शायद वो डर जाएगी। कुछ और दिन बीत गए। हमारा जीवन ऊपर से सामान्य था, मगर भीतर से कुछ बदल रहा था। अंजलि कम बोलने लगी। कभी कभी वो अकेले कमरे में बैठकर गुनगुनाती थी, कोई अनजान धुन। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, बस ऐसे ही। एक शाम जब मैं काम से लौटा तो देखा घर का दरवाजा आधा खुला है। अंदर अंधेरा था। मैंने आवाज दी, अंजलि। कोई जवाब नहीं। मैंने फिर पुकारा। तभी भीतर से उसकी धीमी आवाज आई, आर्यन। मैं दौड़कर अंदर गया। वो कोने में खड़ी थी, उसकी आंखें खाली, जैसे किसी और को देख रही हो। मैंने उसके कंधे हिलाए। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थक गई थी। उस रात हम चुपचाप सोए। कमरे में सन्नाटा था। बाहर हवा की सीटी जैसी आवाज आ रही थी। मैंने महसूस किया जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा है, मगर जब देखा तो कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मैं भी अब वहम का शिकार हो रहा हूं। धीरे धीरे मुझे अंजलि के अतीत में झांकने की इच्छा हुई। एक दिन मैंने उसका पुराना एल्बम देखा। उसमें एक फोटो था, स्कूल के किसी कार्यक्रम का। उसमें अंजलि के पीछे एक लड़का खड़ा था। उसका चेहरा धुंधला, मगर उसकी आंखें वही थी जो मैंने अपने सपने में देखी थी। मैं चौंक गया। ये कौन था? अंजलि ने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? मैंने अंजलि से कुछ नहीं कहा, मगर रात को जब हम खाना खा रहे थे, मैंने कैजुअली पूछा, तुम्हारे स्कूल में कोई दोस्त था क्या जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता था? वो चौंक गई। नहीं। क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। उसने नजरें झुका ली। उस रात फिर वही सपना, वही आदमी, वही लाल आंखें, मगर इस बार वो और पास आ गया। वो मेरे कान में फुसफुसाया, वो मेरी थी और मेरी ही रहेगी। मैं पसीने पसीने होकर जाग गया। अंजलि मेरे बगल में थी, मगर उसकी नींद गहरी थी। अब मुझे लगने लगा था कि कुछ तो है, कुछ ऐसा जो हमें घेरे हुए है, मगर वो क्या है मैं नहीं जानता था। मगर अभी के लिए ऊपर से सब ठीक था। हमारी शादी नहीं थी। हमारे रिश्तेदार आते जाते रहते। घर में कभी कभी हंसी खुशी रहती, मगर उस हंसी के पीछे एक डर की दीवार खड़ी थी, जिसे सिर्फ मैं महसूस कर सकता था। अंजलि अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी हंसी कम हो गई है। उसका खाना पीना, उसके चेहरे की रौनक, सब जैसे किसी ने धीरे धीरे चूस लिया हो। वो अक्सर किसी अनदेखे कोने में देखती रहती है, कभी किसी से बातें करती हुई लगती है। सुबह का समय था। मैं बैंक जाने की तैयारी कर रहा था। अंजलि रसोई में थी। मैंने उसे देखा। वो चूल्हे के पास खड़ी थी, मगर उसकी आंखें दरवाजे की ओर टिकी थी, जैसे किसी को देख रही हो। मैंने धीरे से कहा, अंजलि। वो चौंक गई। हूं। किसे देख रही हो? कोई नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। उस दिन बैंक में मेरा मन नहीं लगा। हर समय अंजलि का चेहरा याद आता रहा। मुझे लगता रहा जैसे घर में कुछ अजीब हो रहा है। शाम को जब मैं लौटा तो देखा घर के बाहर हल्की धुंधली सी धूप थी। दरवाजे के पास कोई साया सा दिखा। मैं झपकते ही देखना चाहता था, मगर कुछ नहीं था। घर के भीतर घुसते ही एक अजीब गंध आई, जैसे गीली मिट्टी और धुआं। अंजलि कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में पुरानी सी डायरी थी। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, मुझे पता नहीं ये कहां से आई। अलमारी के ऊपर पड़ी थी। मैंने डायरी खोली। कुछ पन्ने खाली थे, कुछ पर अजीब शब्द लिखे थे। कोई तारीख नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ टूटे फूटे वाक्य, जैसे वो मेरी है, कभी किसी और की नहीं होगी। मुझे झटका लगा। मैंने डायरी बंद कर दी। ये किसकी डायरी हो सकती है? अंजलि बोली, मुझे नहीं पता, शायद पुराने मकान मालिक की होगी। मैंने डायरी रख दी, मगर दिल में अजीब बेचैनी थी। उस रात जब हम सोने गए तो बाहर तेज हवा चल रही थी। खिड़कियों से सीटी जैसी आवाज आ रही थी। मैं करवट लेकर सोने ही वाला था कि अचानक मुझे लगा कोई हमारे कमरे में है। मैंने आंखें खोली।
अंधेरे में एक धुंधला सा साया खड़ा था। वो मेरी ओर नहीं, अंजलि की ओर देख रहा था। मैंने उठकर लाइट ऑन की। कुछ नहीं था। अंजलि। मैंने उसे हिलाया। वो गहरी नींद में थी। मैंने सोचा शायद सपना था, मगर वो सपना इतना सजीव कैसे हो सकता है। अगले दिन मैंने अंजलि से कहा, तुम ठीक हो ना? हाँ, क्यों? बस, तुम्हें डरावने सपने तो नहीं आते? वो मुस्कराई नहीं, बस धीरे से बोली, कभी कभी लगता है कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। मैंने सोचा अब मुझे ये सब किसी को बताना चाहिए, मगर कौन सुनेगा? मेरे मां बाप गांव में रहते हैं, दोस्तों को बताओ तो हंसी उड़ाएंगे। शाम को बैंक से लौटते समय मैं उसी सुनसान मोड़ से गुजरा। फिर वही ठंडी हवा, वही सनसनाहट, मगर इस बार मैंने साफ महसूस किया कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सड़क खाली। घर पहुंचा तो देखा अंजलि दरवाजे पर खड़ी है। वो मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें लाल लग रही थी, जैसे वो रोई हो। क्या हुआ? मैंने पूछा। कुछ नहीं। वो अंदर चली गई। रात को हम खाना खा रहे थे। अंजलि चुप थी। उसकी प्लेट में खाना था, मगर वो सिर्फ उसे घूर रही थी। मैंने कहा, खाओ भी। वो धीरे से बोली, तुम्हें पता है, वो मुझे देखने आता है। मैंने चौंक कर कहा, कौन? कोई है। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। अंजलि, ये सब तुम्हारा वहम है। वो हंसी नहीं, उसकी आंखों में आंसू थे। उस रात मैंने तय किया कि मैं सोऊंगा नहीं। मैं देखूंगा कि क्या सच में कोई आता है। रात के करीब 2 बजे मैंने देखा अंजलि उठकर बैठ गई। उसकी आंखें बंद थी, मगर वो किसी से बातें कर रही थी। नहीं, मैं नहीं आ सकती। छोड़ दो। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उसे हिलाने की कोशिश की, मगर वो जैसे किसी और दुनिया में थी। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने हवा में हाथ बढ़ाया, जैसे किसी का हाथ पकड़ रही हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उसका नाम लिया, अंजलि। वो चौंक गई और अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। क्या हुआ? उसने पूछा। तुम सोते में बात कर रही थी। मुझे याद नहीं। सुबह जब उठे तो उसने कहा, मुझे याद नहीं मैं कब सोई, मगर मुझे ऐसा लगा कोई मुझे बुला रहा था। अब मुझे यकीन हो गया था कि यह सब कोई साधारण मामला नहीं है। मैंने सोचा कि उसके स्कूल या कॉलेज के दिनों के किसी परिचित से पूछूं। शायद कोई नाम, कोई सुराग मिल जाए। उस शाम मैंने उसका मोबाइल देखा। उसमें एक पुराना नंबर सेव था, रघु नाम से, मगर कोई चैट नहीं। मैंने कैजुअली पूछा, ये रघु कौन है? वो चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। वो चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, कोई नहीं। उस रात घर में अजीब सी आवाजें आई, जैसे कोई दीवार पर नाखून रगड़ रहा हो। मैंने उठकर देखा, अंजलि सो रही थी, मगर कमरे का तापमान बहुत गिर गया था, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा कमरे में रख दिया हो। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की। दीवार पर हल्के हल्के खरोंच के निशान थे। मैं डर गया, मगर मैं चाहता था अंजलि को और परेशान न करूं। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि ये सब मुझे ही नहीं, बल्कि अंजलि को भी जकड़ रहा है। उस रात के बाद मेरे भीतर डर और गहरा गया। मैं बाहर से सामान्य दिखता था, मगर भीतर से कांप रहा था। बैंक में भी मेरा मन नहीं लगता। ग्राहक सामने बैठा होता और मुझे ऐसा लगता जैसे वो भी मुझे घूर रहा है, जैसे हर जगह वही लाल आंखें मेरा पीछा कर रही हों। अंजलि भी बदल रही थी। उसके बाल पहले घने और चमकदार थे, अब सूख गए थे। उसकी आंखें धंस गई थी। वो अक्सर आईने में खुद को देर तक देखती रहती। कभी कभी उसके होंठ हिलते थे, जैसे किसी से बातें कर रही हो। एक रात मैं देर तक जागता रहा। घर में अजीब सी शांति थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई हो। मैं उठकर गया। वहां कोई नहीं था, मगर गैस का चूल्हा जल रहा था, जबकि हमने बंद किया था।
मैंने डरते डरते उसे बंद किया। वापस कमरे में आया तो अंजलि खिड़की के पास खड़ी थी। वो बाहर झांक रही थी। मैंने धीरे से कहा, अंजलि। वो मुड़ी नहीं। मैं पास गया। तुम यहां क्या कर रही हो? वो धीमे स्वर में बोली, वो नीचे खड़ा है। कौन? वही। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर सड़क पर कोई नहीं था, मगर हवा अचानक ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पीछे ठंडी सांस फूंक दी हो। मैंने तुरंत खिड़की बंद की और अंजलि को खींचकर बिस्तर पर बिठाया। तुम्हें आराम की जरूरत है, वो बोली। तुम नहीं समझोगे। वो मुझसे मिलने आता है। वो कहता है कि वह मुझे ले जाएगा। मेरे हाथ कांपने लगे। कौन है वो? रघु। उसने पहली बार साफ नाम लिया। मैंने सोचा अब मुझे सच जानना ही होगा। अगले दिन मैंने अंजलि से सीधी बात की। तुम मुझे बताओ अंजलि, ये रघु कौन है? वो चुप रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर धीमे स्वर में बोली, वो मेरे स्कूल में था। वो मुझे देखता था। मैं उसे नहीं जानती थी, मगर वो हमेशा मेरे आसपास रहता था। एक दिन सुना कि उसकी दुर्घटना में मौत हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा। और अब वो लौट आया है। वो कहता है मैं उसकी हूं। मेरी रूह कांप गई। उस रात मैंने तय किया कि मैं इस आत्मा से सामना करूंगा। मगर कैसे? मैं तो साधारण इंसान हूं। मंत्र या तंत्र कुछ नहीं जानता। रात के करीब 2:30 बजे मुझे अचानक नींद खुली। कमरे में अजीब सी गंध थी, जली हुई रबर और गीली मिट्टी की मिश्रित गंध। मैंने देखा अंजलि बिस्तर पर नहीं थी। मैंने उसका नाम पुकारा। कोई जवाब नहीं। मैं भागकर बाहर आया। आंगन में वो खड़ी थी। उसके चारों ओर धुंधली सी रोशनी थी। उसके सामने एक साया खड़ा था। यह पहली बार था जब मैंने उसे इतनी स्पष्टता से देखा। लंबा, दुबला, चेहरे पर चोट के निशान, कपड़े फटे हुए, उसकी आंखें लाल जलती हुई। वो अंजलि के बहुत करीब खड़ा था। मैं चीखकर बोला, कौन हो तुम? साया धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ा। उसकी नजरें मेरे भीतर घुस गई। उसने कुछ नहीं कहा। मैं अंजलि की ओर दौड़ा, मगर जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, अचानक तेज हवा चली और वो साया गायब हो गया। अंजलि बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने उसे संभाला और कमरे में ले आया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने उसे कंबल में लपेटा। सुबह होने पर उसने कहा, मुझे याद नहीं मैं आंगन में कैसे गई। मैंने झूठ बोला, कुछ नहीं, तुम नींद में चल रही थी। मगर अब मुझे यकीन हो गया था कि ये आत्मा हमें छोड़ने वाली नहीं है। मैंने पास के मंदिर के पुजारी से मिलने का सोचा। शाम को मैं वहां गया, सब कुछ बताया। वो चुपचाप सुनते रहे। फिर बोले, ये आत्मा अधूरी इच्छा से बंधी है। इसे सिर्फ सत्य का सामना करके ही मुक्त किया जा सकता है। या तो इसे मानकर कोई उपाय करो, या ये तुम्हें नष्ट कर देगा। मैंने पूछा, क्या मैं अपनी पत्नी को बचा सकता हूं? हां, मगर आसान नहीं होगा। ये आत्मा सिर्फ तुम्हारी पत्नी को नहीं, तुम्हें भी अपना शत्रु मानती है। वो तुम्हें खत्म करना चाहती है। मैंने भारी मन से वहां से लौटकर घर आया। रात को मैंने दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दी। मगर जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, मुझे लगा जैसे कोई कमरे के कोने में खड़ा है। मैंने मोबाइल की रोशनी उस तरफ डाली। वहां कोई नहीं था, मगर दीवार पर गहरे हाथों के निशान थे। अंजलि करवट बदल रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे। मैंने ध्यान से सुना। वो फुसफुसा रही थी, मैं आ जाऊंगी, थोड़ा और इंतजार करो। मेरा दिल बैठ गया। मैंने उसका कंधा हिलाया। वो अचानक चीख पड़ी। उसकी आंखें खुली, मगर उनमें अजीब सी चमक थी। तुम क्यों बीच में आते हो? उसने ऐसी आवाज में कहा जो उसकी नहीं थी। मैं पीछे हट गया। अंजलि, ये तुम क्या कह रही हो? उसकी आंखें पलट गई और वो बेहोश हो गई। मैंने उसे सीने से लगाया। उसकी नब्ज बहुत धीमी थी। सुबह उसने कुछ याद नहीं किया। अब मुझे समझ आ गया था कि रघु की आत्मा अंजलि के भीतर घुसने लगी है। ये सिर्फ डर नहीं, बल्कि कब्जे की शुरुआत थी।
मैंने तय किया कि अब और समय बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे अंजलि के अतीत की हर बात जाननी होगी। उस दिन मैं उसके पुराने स्कूल गया। वहां पुराने अध्यापक मिले। मैंने रघु के बारे में पूछा। उन्होंने बताया वो लड़का अजीब था। हर समय अंजलि के पीछे पीछे घूमता था। फिर उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मैंने पूछा उसकी मौत कहाँ हुई थी। उन्होंने जगह बताई। मैं वहां गया। वो एक पुराना पुल था। नीचे गंदा नाला बहता था। मैंने देखा वहां एक पेड़ पर किसी ने लाल धागा बांधा हुआ है। नीचे मोमबत्तियों के जले हुए अवशेष थे, जैसे कोई पूजा या तंत्र किया हो। मैंने वहां कुछ देर खड़े होकर महसूस किया। हवा ठंडी हो गई। अचानक मेरे कान में फुसफुसाहट हुई। तुम उसे नहीं ले जा सकते, वो मेरी है। मैं भागकर वहां से निकला। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये आत्मा सिर्फ डराने नहीं, बल्कि खत्म करने आई है। रात को घर लौटा। अंजलि शांत थी, मगर उसकी आंखें खाली। मैंने कहा हम कहीं और चले। वो बोली कहाँ जाओगे? वो हर जगह आ जाएगा। उसकी आवाज में अजीब ठंडापन था। उस रात मैंने सपना देखा कि मैं पानी में डूब रहा हूं और ऊपर से रघु मुझे घूर रहा है। अंजलि किनारे खड़ी है, मगर उसकी आंखों में कोई भाव नहीं। मैं चीख कर जागा। अंजलि मेरे पास थी, मगर उसका चेहरा बदल गया था, जैसे किसी और का चेहरा उस पर चढ़ गया हो। मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा। सब सामान्य, मगर अब मैं समझ चुका था यह सिर्फ शुरुआत है। मेरा दिल अब और सहन नहीं कर पा रहा था। अंजलि की आंखों में वो खालीपन, वो ठंडापन और वो भयावह चमक मेरे हर सांस को रोक देती थी। अब मैं समझ चुका था कि रघु केवल अंजलि को डराना नहीं चाहता था, वो उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा था। मैंने तय किया कि अब पीछे नहीं हटूंगा। मुझे सब सच जानना होगा। अगले दिन मैं अंजलि के स्कूल गया। वहां उसके पुराने अध्यापक मिले। मैंने रघु के बारे में सवाल किए। अध्यापक ने गहरी सांस ली और कहा, आर्यन, ये लड़का बहुत अजीब था। हमेशा अंजलि के पीछे रहता। कभी कभी उसने डरावनी बातें भी की थी। उसे लगता था कि अंजलि केवल उसकी है, लेकिन फिर वो सड़क हादसे में मर गया। मैंने पूछा, उस हादसे की सच्चाई क्या थी? अध्यापक ने धीरे से कहा, वो सिर्फ दुर्घटना नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो खुद को बचाने के लिए कुछ अजीब काम कर रहा था। उसने अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए किसी रहस्यमय शक्ति का सहारा लिया था। मगर अब वो नहीं है, या हम यही सोचते हैं। उन शब्दों ने मेरे मन में एक अजीब डर पैदा किया। अब मुझे समझ आ गया था कि ये आत्मा सामान्य नहीं है। ये किसी अधूरी इच्छा से बंधी है और उसका लक्ष्य केवल अंजलि है। घर लौटते समय मेरा दिल बेताब था। अंजलि चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें कुछ कह रही थी, मगर मैं नहीं समझ पा रहा था। रात को वही पुरानी ठंडी हवा, वही साया, वही अजीब ध्वनियां। मैंने देखा कि अंजलि कमरे में अकेले नहीं थी। उसका शरीर अजीब ढंग से हिल रहा था। वो फुसफुसा रही थी, मुझे ले जाओ, मैं तुम्हारी हूं। मैंने पास जाकर कहा, अंजलि, ये तुम नहीं कह रही, ये रघु है। वो अचानक मेरी ओर देखी। उसकी आंखों में आंशिक चेतना थी। उसने मुंह खोला, न, नहीं, मगर आवाज फिर बदल गई। वो अब रघु की थी। वो मेरा रास्ता रोक रहा है और तुम भी मेरे रास्ते में हो। मेरा शरीर कांप उठा। मैं डर से नहीं, बल्कि गुस्से और साहस से हिल रहा था। अब मैं समझ गया था कि ये लड़ाई सिर्फ मानसिक नहीं है, ये भौतिक दुनिया में भी प्रभाव डाल रही थी। मैंने मंदिर के पुजारी की सलाह याद की। उन्होंने कहा था, सत्य का सामना करो। अब समय आ गया था। अगली सुबह मैंने अंजलि के पुराने स्कूल का पूरा रिकॉर्ड देखा। वहां रघु का नाम, उसकी फोटो और उसके कई नोट्स मिले। एक नोट में लिखा था, मैं उसे पाऊंगा, चाहे दुनिया मुझे रोके। वो केवल मेरी हो सकती है। मैंने महसूस किया कि रघु ने अपने जीवन में कोई साधन नहीं छोड़ा।
वो मरने के बाद भी अंजलि के करीब आ गया। रात को घर लौटकर मैंने देखा कि अंजलि फिर से अजीब ढंग से घूम रही थी। वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। उसके हाथ में पुरानी डायरी थी। मैंने धीरे से पूछा, अंजलि, ये डायरी फिर कहां से आई? वो मुझसे नजरें नहीं मिला रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो चाहता है कि मैं इसे पढ़ूं। मैंने डायरी खोली। पन्नों पर रघु के विचार, उसके अधूरे प्रेम और उसके भयावह सपने लिखे थे। उसके शब्दों में गुस्सा और जुनून साफ दिखाई दे रहा था। एक पन्ने पर लिखा था, मैं मर गया, पर मेरी इच्छा अधूरी है। मैं उसे अपने पास लूंगा, और जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा उसे मिटा दूंगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अब मैं समझ गया था कि ये आत्मा केवल डराने के लिए नहीं आई। ये मेरे सामने खुलकर हमला करने की तैयारी कर रही थी। उस रात मैंने तय किया कि अब और नहीं पीछे हटूंगा। मैं अंजलि को बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात के 2 बजे कमरे में फिर वही साया। अंजलि बिस्तर पर सो रही थी। मैं उसके पास गया। उसकी आंखें अचानक खुल गई। उनमें रघु की चमक थी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसकी आवाज में वो ठंडापन था। मैंने कदम बढ़ाया। अंजलि, ये रघु है, वो तुम्हारा नुकसान करेगा। वो चीखी, मगर उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। मैंने महसूस किया कि अब ये केवल मानसिक कब्जा नहीं रहा, ये भौतिक रूप ले रहा है। उसके हाथ बढ़ गए। मैंने पीछे हटते हुए देखा कि कमरे के कोनों में धुंधली परछाइयां उभर रही है। वे धीरे धीरे बढ़ रही थी। मुझे अब यकीन हो गया कि रघु की आत्मा हमारी जिंदगी को तबाह करने के लिए पूरी तरह सजीव हो चुकी थी। रात गहरी थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने अंजलि को बिस्तर पर देखा। वो शांत थी, मगर उसके हाथ हल्के हल्के हिल रहे थे। मैं पास गया। अंजलि, मैंने कहा। उसकी आंखें अचानक खुली। उनमें रघु की लाल चमक थी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। मैं पीछे हट गया। कमरे के चारों ओर धुंधली परछाइयां उभरने लगी। वे धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे किसी ने कमरे को अपने कब्जे में ले लिया हो। मैंने मंदिर के पुजारी की सलाह याद की, सत्य का सामना करो। अब समय था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, रघु, यदि तुम अंजलि को अपने पास ले जाना चाहते हो तो पहले मुझे पार करना होगा। उसकी आंखें और तेज लाल हो गई। कमरे की हवा और ठंडी हो गई। अंजलि का शरीर झकझोरने लगा। वो चीख रही थी, मगर उसकी आवाज में कोई और स्वर मिला हुआ था। मैंने अपने हाथों में राख और पानी के मिश्रण का छोटा सा टुकड़ा रखा। पुजारी ने कहा था कि ये आत्मा को अस्थायी रूप से कमजोर कर सकता है। मैंने धीरे धीरे उसे अंजलि के चारों ओर फेंका। धुंधली रोशनी झिलमिलाई और परछाइयां धीरे धीरे पीछे हटने लगी। आर्यन, मुझे छोड़ दो, वो मेरी है। रघु की आवाज कमरे में गूंज रही थी। मैंने कहा, अंजलि मेरी पत्नी है और तुम उसे कभी अपने पास नहीं ले पाओगे। मैंने पुजारी की दी हुई मंत्र का जाप किया। कमजोर आवाज में परछाइयां कांपने लगी। अंजलि का शरीर हिलते हिलते स्थिर हुआ। रघु की आत्मा के प्रभाव से कमरे में हल्की सी हलचल रही। मैं ध्यान से खड़ा रहा। मेरी आंखें अंजलि पर थी। उसके हाथ अब मेरे हाथ में थे। धीरे धीरे कमरे की ठंडी हवा कम हुई। परछाइयां गायब हो गई। रघु की आवाज कमजोर पड़ गई। तुम नहीं रोक सकते। उसकी आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ गई और अंततः समाप्त हो गई। अंजलि की आंखें खुली। वो धीरे धीरे सांस ले रही थी। उसकी आंखों में वह रोशनी लौटी जो मैं जानता था। आर्यन, उसने फुसफुसाया, तुमने मुझे बचाया। मैंने उसे अपने सीने से लगाया। अब मुझे यकीन हो गया कि रघु को अस्थायी रूप से पीछे हटाया गया है, लेकिन मैं जानता था कि वो पूरी तरह नहीं गया। उसकी इच्छा इतनी तेज थी कि कभी भी लौट सकता है। अगले कुछ दिन हमने सावधानी बरती।
घर के सभी कोनों में धूप और जलते हुए धूप बत्ती रखी। अंजलि ने खुद को संभालना शुरू किया, मगर उसकी आंखों में अभी भी डर की परछाई थी। मैंने निर्णय लिया कि हमें इस आत्मा का पूरा सच जानना होगा। मैंने रघु की मृत्यु की जगह पर जाने का सोचा। वहां मैं उसके जीवन और मृत्यु की हर घटना को देखना चाहता था। अगले दिन मैं और अंजलि वहां गए। पुल पर खड़े होकर मैंने महसूस किया कि उस रात की ठंडी हवा, गहरी सन्नाटा, सब रघु की ऊर्जा से भरा हुआ था। अंजलि ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। मैंने कहा, हमें इसे समझना होगा, तभी हम इसे हमेशा के लिए रोक पाएंगे। वो धीरे धीरे सिर हिलाई। उसकी आंखों में डर और भरोसा दोनों थे। मैंने देखा कि पुल के पास कुछ जली हुई मोमबत्तियां अभी भी थी। उनका धुआं हवा में हल्का सा घुला हुआ था। मैंने महसूस किया कि रघु की आत्मा अब भी यहां अतीत की यादों में बंधी हुई है। आर्यन, अंजलि ने फुसफुसाया, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस पल मैंने निर्णय किया कि अब हम रघु के अधूरे प्रेम और उसके अतीत का सामना करेंगे। मैं जानता था कि अगला कदम सबसे खतरनाक होगा। रघु की आत्मा लौटेगी और वो पूरी ताकत से हम पर हमला करेगी। लेकिन इस बार मैं तैयार था। अंजलि और मैं दोनों मिलकर इस अदृश्य छाया का सामना करेंगे। रात की चुप्पी घर में घुल गई थी। मैं और अंजलि बिस्तर पर नहीं सो रहे थे। हम दोनों जानते थे कि रघु की आत्मा लौट आएगी, और मैं समझ चुका था कि ये आत्मा केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि हत्या और कब्जे के लिए पूरी तरह सक्रिय है। घड़ी के सुई धीरे धीरे 12 बजा रही थी। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई। मैंने महसूस किया जैसे कोई हमारे चारों ओर खड़ा हो। अंजलि का हाथ मेरे हाथ में था। उसकी आंखें भय और उम्मीद के बीच झूल रही थी। आर्यन, उसने फुसफुसाया, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने उसे आश्वस्त किया। तभी कमरे में हल्की सी परछाई दिखाई दी। साया धीरे धीरे आकार लेने लगा। वो वही रघु था, चेहरा धुंधला, लाल आंखें जलती हुई। उसके हाथ फैल रहे थे, जैसे वो हमें घेरना चाहता हो। वो मेरी है और तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उसकी आवाज गूंज रही थी। मैंने अपने हाथों में राख और पानी का मिश्रण रखा और पुजारी के मंत्र का जाप शुरू किया। परछाई कांपने लगी, मगर रघु ने एक जोरदार चीख के साथ कमरे में हवा घुमाकर मेरे संतुलन को हिला दिया। अंजलि चीख पड़ी। उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। मैंने उसे पकड़ा। उसकी आंखें लाल थी, उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी। मैंने गहरी सांस ली और पुजारी के शब्दों को याद किया, सत्य का सामना करो। मैंने जोर से कहा, रघु, यह सत्य है कि अंजलि मेरी पत्नी है। तुम उसे कभी अपने पास नहीं ले पाओगे। रघु की परछाई धीरे धीरे आकार खोने लगी। कमरे की ठंडी हवा अब हल्की हो रही थी, मगर उसने अंतिम हमला किया। उसके हाथ सीधे अंजलि की ओर बढ़े। मैंने उसे धक्का दिया और खुद उस पर गिर पड़ा। अंजलि चीख रही थी, उसका शरीर हिल रहा था। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और जोर से पुजारी के मंत्रों का जाप किया। कमरे में हल्की सी रोशनी हुई। परछाई धीरे धीरे पीछे हटने लगी। मैंने महसूस किया कि ये आत्मा अब कमजोर हो रही है। रघु की आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं लौटूंगा। मैंने ध्यान दिया कि अंजलि की आंखें अब पूरी तरह हमारी ओर थी। उसकी चेतना वापस आई थी। रात के बाद का समय शांत था, मगर मैं जानता था कि यह जंग खत्म नहीं हुई। रघु की आत्मा अधूरी इच्छा से बंधी थी। अगले दिन मैंने अंजलि से कहा कि हमें रघु की आत्मा के स्रोत का पता लगाना होगा। हमने उसकी मृत्यु के स्थान, पुल और पुराने स्कूल का दौरा किया। हमने वहां मोमबत्तियां जलाईं, राख और पानी के मिश्रण से उसकी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश की। रात को घर लौटते समय अंजलि ने अचानक कहा, आर्यन, मुझे वो दिख रहा है। मैंने देखा कि कमरे में हल्की सी परछाई है।
उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी लाल आंखें अब भी जल रही थी। रघु ने हमला किया। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। अंजलि को अपने पास रखा। वो चीख रही थी। मैंने पुजारी के मंत्रों का जोर से जाप किया। कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। रघु की परछाई कांप रही थी। अंत में एक तेज रोशनी के साथ रघु की आत्मा गायब हो गई। अंजलि की आंखों में वो चमक लौट आई। उसने मुझसे गले लगाया। आर्यन, धन्यवाद, तुमने मुझे बचाया, उसने फुसफुसाया। मैंने भी उसे कसकर पकड़ा। अब मुझे यकीन हो गया कि रघु की आत्मा अस्थायी रूप से नष्ट हो गई थी। हम दोनों ने फैसला किया कि अब हमें हमेशा सावधानी रखनी होगी। परंतु अब हमें डर नहीं, बल्कि एक दूसरे की सुरक्षा की भावना थी। रात के बाद का घर शांत था। अब अंजलि की आंखों में डर की जगह राहत और विश्वास था। मैं भी थका हुआ था, मगर दिल में एक अजीब तरह की शांति महसूस कर रहा था। हमने तय किया कि अब किसी तरह रघु की अधूरी इच्छा को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। इसके लिए हमें उसके अतीत और उसकी मृत्यु की पूरी सच्चाई जाननी थी। अगले दिन मैं और अंजलि उसके पुराने स्कूल गए। वहां पुराने अध्यापक और कुछ स्टाफ मिले। मैंने सब कुछ विस्तार से पूछा। अध्यापक ने धीरे से कहा, वो लड़का बहुत अकेला था। उसका मन हमेशा अधूरी इच्छा में फंसा रहता था। उसकी मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि वो खुद अपनी इच्छा के जाल में फंस गया। मुझे लगा कि अब मुझे समझ आ गया कि रघु की आत्मा क्यों अंजलि पर केंद्रित थी। वो अपने अधूरे प्रेम को पूरा करने के लिए लौट आया था। हम पुल पर गए जहां वो दुर्घटना हुई थी। वहां अभी भी मोमबत्तियां जली हुई थी और राख बिखरी हुई थी। मैंने ध्यान से उसे देखा। अंजलि ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। आर्यन, मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। डर मत, मैंने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। हम इसे खत्म करेंगे। हमने पुजारी द्वारा बताए गए उपाय किए। मोमबत्तियां जलाई, राख और पानी का मिश्रण पूरे स्थान पर फैलाया। मैं और अंजलि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खड़े थे। रात करीब 2:30 बजे। वही ठंडी हवा और वही साया। रघु की आत्मा पूरी तरह हमारे सामने थी। उसने क्रोधित स्वर में कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं हमेशा लौटूंगा। मैंने पुजारी के मंत्रों का जोर से जाप किया। अंजलि ने भी साथ दिया। कमरे में हल्की रोशनी फैली। रघु ने हमला किया। उसकी परछाई अब और भी भयानक दिख रही थी। मैं अंजलि को अपने पास लेकर पीछे हटता रहा, पर हम नहीं रुके। हमने हाथों में राख और पानी का मिश्रण रखते हुए उसका सामना किया। धीरे धीरे उसकी परछाई कमजोर होने लगी। लाल आंखें धुंधली पड़ गई। उसकी आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ गई। अंत में एक तेज रोशनी के झोंके के साथ रघु की आत्मा पूरी तरह गायब हो गई। अंजलि ने मेरे कंधे पर सिर रखा। आर्यन, वो चला गया, उसने फुसफुसाया। हां, अब वो हमें परेशान नहीं करेगा। उसकी अधूरी इच्छा पूरी तरह खत्म हो गई। मैंने उसे आश्वस्त किया। अगले कुछ दिन हमने घर में सावधानी बरती। सारे कोनों में हल्की रोशनी, जलती मोमबत्तियां और समय समय पर मंत्र का जाप। अंजलि ने अब पूरी तरह सामान्य जीवन की ओर लौटना शुरू किया। उसकी आंखों में फिर वही चमक लौट आई जो मैं प्यार करता था। हमने दोनों निर्णय लिया कि अब अतीत में फंसी यादों और आत्माओं से डरकर नहीं रहना है। हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। एक दिन हम पुल पर गए जहां रघु की मौत हुई थी। हमने वहां कुछ मोमबत्तियां जलाई और प्रार्थना की। रघु, अब तुम शांति में रहो, मैंने कहा। अंजलि ने भी कहा, हम अब तुम्हें अपने जीवन में जगह नहीं देंगे। हवा हल्की थी और पुल के चारों ओर शांत वातावरण। अब मुझे महसूस हुआ कि ये अधूरी छाया हमेशा के लिए खत्म हो गई। वापस घर लौटते समय अंजलि ने मेरा हाथ पकड़ा। आर्यन, अब मुझे डर नहीं लगता, तुम्हारे साथ हूं और हमें अब कोई नहीं रोक सकता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हां,
अब हम दोनों सुरक्षित हैं। उस रात हमने पहली बार बिना डर के सोया। घर में कोई अजीब आवाज नहीं थी, कोई परछाई नहीं थी, केवल शांति और हमारे प्यार की गर्मी थी। समय के साथ अंजलि और मैंने अपने जीवन को सामान्य बनाया। कभी कभी मुझे लगता था कि कहीं पीछे से कोई हमें देख रहा होगा, मगर अब डर नहीं था। रघु की आत्मा हमारे बीच नहीं थी। मैं जानता हूं कि अधूरी इच्छाएं हमेशा खतरा होती हैं, लेकिन हमें साहस और प्यार के साथ उनका सामना करना आ गया है, और यही सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।